हेलो दोस्तों, तो आज मेरे नागपुर इंदौर टू वे जर्नी वाले जो व्लॉग प्लस रिव्यू वाले वीडियो में अब पार्ट 2 में आपका दोबारा स्वागत है। इस बार मैं आपको दिखाने वाला हूँ इंदौर से नागपुर जाते हुए का मेरा रास्ता और साथ साथ मैं दूंगा गाड़ी का रिव्यू भी। पिछले वाले वीडियो में यानी कि पार्ट 1 में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई हुई थी। ट्रांसमिशन बताया था, इंजन बताया था, सस्पेंशन, ब्रेम्बो के ड्यूल डिस्क ब्रेक्स, टायर्स, हैंडल बार, राइड डायनेमिक्स, चासी फ्रेम, एंड्योरेंस, बैटरी, हेडलाइट वगैरह के बारे में बताया था। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके गया था मैं इंदौर ट्रिप के, वो मैंने बताया था। इस बार इस वीडियो में मैं आगे को बहुत सारे टॉपिक्स आपको बताऊंगा, जैसे कि सीट कंफर्ट और पैडिंग से कितना हमको इफेक्ट मिलता है, राइड पोस्चर कैसा है, ओवरऑल राइड कंफर्ट कैसा है, टायर्डनेस कितनी हो जाती है 400-500 किलोमीटर सिंगल डे में चलाने से, इंजन हीटिंग के साथ हम कैसे डील करते हैं, गाड़ी के लुक से कितना कंट्रीब्यूशन मिलता है आपको अटेंशन पाने में, पब्लिक रिएक्शन कैसा है, को राइडर्स का रिएक्शन कैसा होता है, ट्रिप प्लानिंग एंड पैकेजिंग में कैसे करता हूँ, मिडिल ब्रेक्स कितने कितने लेने पड़ते हैं, सेफ्टी कैसी होती है गाड़ी के साथ में, और क्लाइमेट एंड हीट इश्यूज को आप रेन इश्यूज को आप कैसे हैंडल करते हो, ओवरऑल माइलेज कितना मिल रहा था मुझे हाईवे पर, ये सब भी, और आगे अगले वाले वीडियो के टॉपिक भी मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो के एंड तक के। तो अगर आप कॉन्टिनेंटल GT 650 के फैन हैं या फिर अगर आपको इस तरह की कोई हाई स्पीड बाइक लेने का प्लान है ताकि आप लॉन्ग टूर कर सकें और कंफर्ट के बारे में आप कंसर्न है या रिलायबिलिटी एंड लॉन्ग डिस्टेंस को लेकर के आप कंसर्न है, तो उन सब चीज़ों की क्लैरिटी पाने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे बहुत से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड टिप्स मैं आगे शेयर करने वाला हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी दबा दो, वीडियो को लाइक और कमेंट किए बिना जाना नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है सीट कंफर्ट एंड पैडिंग। जो गाड़ी में सीट है, जनरली आपको कोई भी बाइक में ऐसी सीट की एक्सपेक्टेशन रहती है कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, प्रेस करो तो बहुत ज़्यादा कुशनी महसूस हो, और ये वाली गाड़ी में भी हल्का कुशन तो है, पैडिंग भी सही है, डिसेंट है, लेकिन ना सीट का जो पोर्शन साइज है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ही कॉम्पैक्ट सी सीट है। ऐसी सीट अगर आप देखो तो पहले देख कर लगता है ये तो बहुत छोटी सी बाइक है या फिर बहुत कंफर्टेबल नहीं होगी एंड ऑल दैट। और सीट का जो वेरिएशन है पिलियन राइडर के लिए थोड़ा सा ऊंचा सा बना हुआ है, बहुत थोड़ा सा ऊंचा, और जो राइडर है मेन राइडर उसके लिए थोड़ा सा नीचा बना हुआ है, तो वो थोड़ा सा स्पोर्ट वाला फीलिंग वैसे भी दे देता है। बट राइड पोस्चर के ऊपर मैं आगे आऊँगा तो आपको उसके बारे में और समझाऊंगा। फिलहाल ये बता दूँ, सीट की जो पैडिंग है और जो कुशनिंग है बहुत ही अल्टीमेट कम्फर्ट तो नहीं देती, तो अगर आपकी वैसी एक्सपेक्टेशंस है तो वो इसमें नहीं होगा। 100-200 किलोमीटर चलाने में इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप एक दिन में 400-500 किलोमीटर चलने वाले हो या उससे ज़्यादा चलने वाले हो, मैंने किया भी है, आगे और वीडियोस में मैं दिखाऊंगा भी, तो आपको फर्क बहुत ज़्यादा पड़ेगा। सीट में उतना कंफर्ट नहीं मिल पाता है, लेकिन ये मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं रही ओवरऑल। मैंने इसके लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा है वो मैं आपको जो पैकेजिंग में बताऊंगा, प्रिपरेशन में बताऊंगा कि सीट के साथ में मैं कैसे टैकल करता हूँ। आगे आने वाले टाइम में मैं सोच रहा था कि मैं इसमें जेल वाली सीट भी लगा लूंगा, एक सीट कुशन आती है जो अलग से आप लगा सकते हो, बट सो फार मैंने राइड डायनेमिक्स को अफेक्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने नहीं लगाई। राइड डायनेमिक्स ऐसे अफेक्ट नहीं होंगे क्योंकि डायरेक्टली हवा से तो वो सीट को फर्क नहीं पड़ेगा, बट सीट जो है वो प्रॉपरली इसके साथ में जुड़ी हुई नहीं रहेगी, तो राइडर जब जब हिलेगा सीट थोड़ी थोड़ी हिलती हुई अगर महसूस होगी तो डिस्टर्बेंसेस आएंगे और राइड में कॉन्फिडेंस कम होगा। ये चीज़ मैं नोटिस कर सकता हूँ, क्योंकि ये बाइक में हल्के से हल्का मोशन भी कुछ ना कुछ राइड हैंड हैंडलिंग में असर कर जाता है, तो इसको हैंडल करते वक्त, राइड करते वक्त बहुत सारे राइड डायनेमिक्स का ध्यान रखना पड़ता है। इवन मैं अपना जो बैग कैरी करता हूँ, बैग पर बहुत बड़ा बैकपैक है, वो रक्सैक टाइप का डिकैथलॉन से लिया हुआ, वो भी मैं इसलिए यूज़ करता हूँ, कोई बैग मैं टैंक पर भी नहीं बांधता, मैं सीट पर भी नहीं बांधता, क्योंकि राइड डायनेमिक्स हर्ट नहीं होने चाहिए, इसीलिए मैं इसमें कोई एक्स्ट्रा एड ऑन अभी तक लगा नहीं रहा हूँ। बट मैं एक्सपेरिमेंट करने के नाते लगा जरूर लूंगा एक बार में, और आप सबके साथ मैं उसका एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि लॉन्ग राइड पर सीट को और कंफर्टेबल बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, जो एक प्रूवन और सच में वर्किंग इफेक्टिव आइटम हो, ताकि आप लोग उसको लगाओ और इस गाड़ी की जो सीटिंग की तो थोड़ी सी इनकन्वीनियंस है वो सॉल्व हो। वैसे तो मैं इस गाड़ी को हर बार पॉजिटिव ही बताता हूँ और इस सीट को लेकर के भी बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक छोटी सी अगर आप लोगों को मैं ऑनेस्टली बता दूँ तो ये सीट जो है आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगेगी, क्योंकि उसमें कुशनिंग पैडिंग कम है और सीट छोटी होने की वजह से आपको थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करते रहना पड़ेगा। तो अगर आप बहुत ही हेल्दी नहीं है, थोड़े से स्किनी है, तो आपको उसमें और ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। इसके बाद में राइड पोस्चर को बारे में बात करते हैं। राइड पोस्चर कुछ ऐसा है, गाड़ी का स्पोर्टी सा है, आगे लीन होकर के आपको बैठना ही पड़ता है, तो लीन होकर आगे बैठने से ना कई लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसी बाइक्स में तो हमेशा बैक पेन होता है। आई थिंक इसमें भी बैक पेन हो जाना चाहिए था, बट मैंने ना जब जब इस बाइक को लॉन्ग डिस्टेंस पर निकाला है मेरे को बैक पेन के इशू आए नहीं। उसका शायद सबसे बड़ा कारण ये है कि जो बैकपैक मैं यूज़ करता हूँ, जो इतना हैवी होता है और इतना बड़ा भी है, ऊपर नियरली मेरे नेक के बहुत ही करीब तक आता है वो, और नीचे जो मेरी लोअर बैक है उसके बहुत करीब तक जाता है, इतना लेंथ है उसका, तो मेरा पूरा का पूरा बैक को सपोर्ट करता है, स्पाइन को स्ट्रेट रखता है, इस वजह से शायद मुझे बैक पेन होता नहीं। और जो मेरे बैक का वजन है वो भी प्रॉपरली मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉम्पेंसेट करके दे देता है उन झटकों को जो मुझे मिल सकते थे इस तरह के रास्तों से, जो कि आप देख ही रहे हो वीडियो में कि कभी कभी कैसे कैसे झटके वाले रास्ते आ जाते हैं, पॉट होल्स, बम्पी रोड सब आ जाते हैं। तो बैक पेन का तो मुझे आई थिंक 1% ही इशू महसूस हुआ होगा, 500 क्या 700 किलोमीटर में भी मेरा सेम ही टेक है कि बैक पेन इश्यूज़ नहीं हुए मुझे राइड पोस्चर की वजह से। लेकिन
जो राइट पोस्चर है उसमें आपके थाइस थोड़े से पीछे की तरफ जाते हैं, मतलब आपके लेग्स जो हैं वो थोड़े पीछे की तरफ जाते हैं, तो आपके थाइस जो है ना उनको डायरेक्टली कोई कंफर्टेबल पोजीशन मिलती नहीं है, थोड़े फोल्डेड रहते हैं। अब 100-200 किलोमीटर में तो पता नहीं चलता, जब मैंने इस गाड़ी को 400-500 किलोमीटर चलाया तभी भी कुछ पता नहीं चला, बट आगे जब मैं आपको 700 किलोमीटर वन डे राइड बताऊंगा तो मैं कुछ नई चीज़ें इसके बारे में रिवील करूंगा। फिलहाल इतना कह दूं इस टॉपिक के हिसाब से, इंदौर से नागपुर 500 किलोमीटर अगर आप राइड कर रहे हो सिंगल डे में, तो आपको राइट पोस्चर की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। राइट पोस्चर की वजह से होने वाली प्रॉब्लम से ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक तो वो है जो आपके रिस्ट पर और आपके फिंगर्स पर होगा, क्योंकि बाइक में जो आपका वजन है थोड़ा सा वो आपके हैंडल बार पर भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, और वो ज़रूरी भी है ताकि आपकी जो गाड़ी है वो थोड़ी स्टेबल चले। थोड़ा सा सामने का हैंडल प्रेस करता रहे सामने के टायर को, उससे गाड़ी की स्टेबिलिटी काफ़ी इंप्रूव हो जाती है। तो उसकी वजह से आपके हाथों पर बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है एक टाइम के बाद में। तो मैं डबल ग्लव्स यूज़ करता हूँ, मतलब मेरे को जो रॉयल एनफील्ड के ग्लव्स मिले हुए हैं प्रोटेक्टिव वाले वो तो है ही, उसके अंदर सॉफ्ट वाले फैब्रिक ग्लव्स भी मैं यूज़ करता हूँ ताकि मुझे डबल कुशनिंग मिल जाए और थोड़ा कंफर्ट मेरा इंप्रूव हो। बहुत ज़्यादा तो उससे हेल्प नहीं मिलती, बट थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है कंफर्ट में। बट हाँ, हल्का हल्का पेन एट द एंड ऑफ द 400-500 किलोमीटर्स राइड आई ऑलवेज फील इन द फिंगर्स। इसके अलावा राइड पोस्चर से रिलेटेड एक और इशू है बैकपैक का। जो मैं बैकपैक लेके घूमता हूँ बड़ा वाला, उससे कोई इशू नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी क्लिपिंग है, बहुत अच्छे से वो टाई करके रखता है मेरे को बॉडी को, ऊपर से भी नीचे से भी, और हाँ शोल्डर से तो है ही। तो 4 तरह से वो बंधा होता है मेरे बैग से, मेरी बॉडी का एक पार्ट लगता है, बिल्कुल हिलता नहीं है। लेकिन अगर आप एक छोटा लैपटॉप केस जैसा बैकपैक यूज़ करोगे तो वो बहुत ज़्यादा हिलेगा। जब जब गाड़ी बम्प से जंप करते हुए जाएगी, स्पीड से जाएगी, झटकों से गुजरेगी, तो स्टिफ सस्पेंशन की वजह से आपको झटके हल्के हल्के जो महसूस होंगे वो आपको एज अ राइडर उतने ज़्यादा महसूस नहीं होंगे जितना आपका बैकपैक फील करवाएगा। बैकपैक उछलता रहता है और डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। इसके अलावा अगर आप आगे लीन होकर के राइड करते हो और फास्ट जा रहे हो तो वही बैकपैक आपका राइड डायनेमिक भी खराब करता है, एरोडायनेमिक खराब करने की वजह से, और हल्की हल्की आपकी गाड़ी की स्टेबिलिटी बहुत हर्ट हो जाती है ना, आपको डर लगने लगता है, हल्का सा वॉबल क्रिएट होने लग जाता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों से भी बड़े बड़े डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं इस बाइक में राइड डायनेमिक्स को लेकर के। इसलिए बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इवन आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि आप किस तरह का बैग लेकर चलने वाले हो अपने लॉन्ग ट्रिप पे। पहली बार जब मैं मुंबई पुणे की ट्रिप पर निकला था तब मैंने पुणे तक के लिए अपना नॉर्मल बैकपैक कैरी किया था। वहाँ से फिर मैंने बड़ा वाला बैकपैक परचेस किया डीकैथलॉन से। पुणे से मुंबई जब मैं गया और वापस लौटा तब मुझे कोई भी इशू आया नहीं, और अब तक के इस बैग से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती रही है। अब बात करते हैं ओवरऑल राइड कंफर्ट की। सीट और राइड पोस्चर तो मैंने बता दिया। देखो, लेकिन 100 किलोमीटर चलाने में इस बाइक में ज़्यादा कुछ पता चलता नहीं है। अगर आप एक एक्सपीरियंस राइडर हो तो गाड़ी हैंडल भी इजीली हो जाती है, कंफर्ट रिलेटेड इश्यूज़ भी नहीं आते, चाहे सीट में कम पैडिंग ही क्यों ना हो। फिर आप 200 किलोमीटर चलाते हो, हल्का सा थकान आपको महसूस होने लग जाता है, क्योंकि हैंडल करने में आपको पता चल जाएगा थोड़ी मेहनत लगती है, थोड़े एफर्ट लगते हैं। 200 किलोमीटर में आपको फील होने लग जाए कि आप एक लंबे जर्नी पर हो। अगर 500 किलोमीटर एक दिन में चला लोगे तो डेफिनेटली थकान हो जाएगी, खास करके तब जब अगर आप एक नए राइडर हो या इस बाइक के साथ आप नए हो, मतलब आपने कई हज़ारों किलोमीटर की राइड किसी दूसरी बाइक पर भले ही की हो। इस पर्टिकुलर बाइक में जो एफर्ट्स लग जाते हैं, हैंडल को पकड़ कर रखने में जो दम लगता है, तो आपके पूरे के पूरे आर्म मसल्स में ताकत लग जाती है, शोल्डर से लेकर के बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, आपके रिस्ट, इनफैक्ट आपकी फिंगर्स तक को तकलीफ होने लग जाती है। 500 किलोमीटर में एक्सर्शन होता ही होता है आर्म्स को। लेकिन जब आपका ओवरऑल कंफर्ट की बात करें ना, बैक पेन तो कम है, आर्म्स को थोड़ा सा पेन है, थाइज में थोड़ा सा पेन है। आप इसको लेकर के बैठे नहीं रहोगे बहुत दिन तक के, आपको अगले दिन थोड़ा सा आराम लग जाएगा। मतलब अगर आप सुबह से रात तक चल रहे हो, 500 किलोमीटर आपने चला लिया, ने आप रात में सो गए, सुबह आपको आराम मिल जाएगा, इतना हैवी पेन नहीं होता है। सो आई वुड से ओवरऑल राइड कंफर्ट ना लॉन्ग लास्टिंग आपको पेन नहीं दे रहा। लेकिन जब आप राइड कर रहे होंगे तब आपको थोड़ी थोड़ी तकलीफें होंगी। एक राइडर एटीट्यूड अलग होता है, कार ड्राइविंग वाले पर्सन से बहुत अलग होता है। जिन्हें हर बार कार में जाकर के दूर दूर तक जाने की आदत है, उनके लिए राइडिंग नहीं है इतनी दूर तक करने के लिए। जिन्हें बस में सोते हुए कहीं ट्रैवल करते हुए जाने की आदत है 500-1000 किलोमीटर की, उनके लिए भी नहीं है। जो ट्रेन का जर्नी पसंद करते हैं उनके लिए भी नहीं है। जो राइडर होते हैं, प्रॉपर राइडर, जिनको पता है कि जो मज़ा आता है हवा जब अपने अपने चेस्ट पर लगती है जोर से, जो गाड़ी की आवाज़ अपने को आती है एक्सेलरेटर करने से, जो आपको कॉर्नरिंग करने में मज़ा आता है, जो बैग आप साथ में कैरी कर रहे हो तो एक तरह से आपका एक छोटा सा घर होता है, वो रास्ते भर में चीज़ें जो आपको लगने वाली है उनके लिए आप अपने कपड़े कैरी कर रहे होते हो। और इतनी छोटी सी गाड़ी में, इतना छोटे से बैग में इतना सारा सामान आप लेकर जा रहे होते हो, और आपके साथ में कोई नहीं होता है, एटलीस्ट आपके घर से कोई नहीं होता है। तो ये सोलो राइडिंग करने के वक्त में आपको जो फील आती है ये अलग है, और ये सिर्फ प्रो राइडर्स ही समझते हैं। इसीलिए राइडिंग कंफर्ट जो होता है ना, वो नॉर्मल कम्यूटिंग बाइक या क्रूजिंग बाइक से नहीं कंपेयर करना होता है।
अब यहाँ पर देखो मैं ट्रैफिक में फंस गया। ये ट्रैफिक कहाँ का है? हरदा के थोड़े पहले जो अपनी नर्मदा नदी को पार करने के लिए हंडिया नाम का स्पेस है, ये इंदौर से हरदा जाने के वक्त आपको आता है। जब मैं जा रहा था इंदौर तब ये नहीं लग रहा था, लेकिन जब मैं 2 दिन बाद वापस लौट रहा था इंदौर से नागपुर तब ये लग गया ट्रैफिक इतना सारा इस ब्रिज के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर कुछ रिचुअल्स अभी चल रहे हैं। तो सभी लोग कुछ ना कुछ पूजा करने के लिए, कोई डुबकी लगाने के लिए, ये सब करने के लिए यहाँ पर जमा होते हैं। गाड़ियाँ आती हैं बड़ी बड़ी, तो उन सब की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक लग जाता है। सीन काफ़ी अच्छा था, मन था मैं भी नीचे जाऊँ, बट वक्त मेरे पास कम रहता है क्योंकि मुझे राइड कर रहा होता हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि रात में देर तक राइड करना पड़े। मोस्टली मुझे शाम में 7 से 8 बजे तक अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने का टारगेट होता है। जब ज़्यादा चल रहा होता हूँ तो और ज़्यादा सुबह निकल जाता हूँ ताकि देर रात तक राइड ना करना पड़े। तो यहाँ मैं कंक्लूड करता हूँ ओवरऑल राइड कंफर्ट। अगर बात करें कि ओवरऑल टायर्डनेस कितनी हो जाती है 400-500 किलोमीटर एक दिन में चल जाने से, इंदौर से नागपुर जैसा डिस्टेंस है तो देखो भाई, रोड पे भी डिपेंड करता है और आपके ब्रेक्स पर भी डिपेंड करता है। नॉन स्टॉप तो कोई नहीं चल सकता, ऐसी बाइक में तो और नहीं चल सकते। आपको पानी पीने के लिए भी, पानी निकालने के लिए भी ब्रेक चाहिए, गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए भी ब्रेक्स चाहिए, कुछ खाते रहने के लिए भी ब्रेक्स चाहिए, और पीठ थोड़ी सी सीधी करने का मन हो जाता है, पैरों को सीधा कर लेने का, स्ट्रेच करने का मन हो जाता है, कहीं बैठने का मन हो जाता है। जो राइडर जैकेट अपना गरम गरम लगने लगता है, भारी लगने लगता है, उसको उतारने का मन होता है। जो बैकपैक भारी सा आपके बॉडी पर टंगा हुआ है उसको भी निकालने का मन हो जाता है। तो ब्रेक्स लेने ज़रूरी है। तो थोड़े थोड़े ब्रेक्स जो होंगे ना आपके, 1-1 घंटे में, 2-2 घंटे में ब्रेक्स होंगे। कभी कभी 70-80 किलोमीटर में ब्रेक हो जाएंगे, कभी 100 किलोमीटर में ब्रेक्स हो जाएंगे, कभी आप 50 किलोमीटर में दोबारा ब्रेक लेने का मन बना लोगे। तो इन सब ब्रेक्स के थ्रू अगर आप जाओगे तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा टायर्डनेस नहीं होगी। लेकिन जो एंड ऑफ द डे आपको टायर्डनेस महसूस होगी वो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ राइड कंफर्ट के दौरान, कि थोड़े थोड़े पेन्स आपके हाथों में होंगे। मोस्ट पेन्स इस बाइक में हाथों में होते हैं। थोड़ा सा एंकल में पेन होता है गियर शिफ्टिंग करने की वजह से, थोड़ा सा थाइज में भी पेन होता है क्योंकि गियर शिफ्टिंग कैसी आपको तो पता ही है। तो डाउन शिफ्ट करते वक्त और ऊपर शिफ्ट करते वक्त पैरों की पोजीशन चेंज होती है, तो उस वक्त आपके थाई मसल्स ही वहाँ कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं गियर शिफ्टिंग करते वक्त में, तो उन सब में थोड़ा थोड़ा पेन आ सकता है। बट ओवरऑल बहुत बड़ा टायर्डनेस का इम्पैक्ट नहीं आएगा। जैसा कि मैंने सजेस्ट किया, ब्रेक्स आप ले लो और एक फिजिबल टारगेट बनाओ अपने दिन भर का। 500 से 700 किलोमीटर इस गाड़ी में करने के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो आपको बहुत अच्छे से वेल प्रैक्टिस लॉन्ग रूट राइडर बनना पड़ेगा। पहले आप 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर वनडे में चलकर देखो, फिर आप 400-500 किलोमीटर वनडे में चलकर देखो। दोनों में डिफरेंसेस आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे। जब आप 500 किलोमीटर चल रहे होंगे, वेल प्रैक्टिस होंगे, तो टायर्डनेस की कमी आपको लगेगी, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस नहीं लगेगी। और उसके लिए आपको प्रॉपर अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ ब्रेक्स, फ्रिक्वेंट ब्रेक्स लेते रहना पड़ेगा। ईगो नहीं रख सकते आप। अब बात करते हैं इंजन हीटिंग के बारे में। जब गाड़ी लो स्पीड पर चल रही है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे आगे बढ़ाना पड़ रहा है, या फिर 30-40 की स्पीड पर चल रही है, आरपीएम्स तो गाड़ी में डिसेंट जनरेट होते ही है, और गाड़ी को आइडल भी रखोगे ना तो गर्म होने लग जाती है और झटके भी मारती है। लेकिन अगर आप प्रॉपर राइडर गियर पर हो, नॉर्मल जीन्स या आप कार्गोज वाली पैंट भी पहन लो, लेकिन राइडर बूट ज़रूर पहनना। राइडर बूट्स आपको इस गाड़ी के इंजन से लगने वाले झटकों से तो बचाएगा ही, उसमें जो हीट जनरेट होती है उससे भी बचाएगा। आपकी पैंट जो है ना उसको भी काफ़ी हद तक बचा लेता है। तो ऊंचे वाले जो राइडर बूट्स होते हैं, जिनकी आपके नी से थोड़ी ही नीचे तक की लेंथ आती है, वो वाले फुल साइज़ के राइडर बूट्स खरीदना। सस्ते सस्ते ब्रांड में अच्छे अच्छे मजबूत राइडर बूट भी आ जाते हैं। मैं बीबीजी का यूज़ कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है वो। तो वो अगर आप यूज़ कर लेते हो तो इंजन हीट आपको ज़रा परेशान नहीं करेगी। लेकिन इंजन हीट होती कब कब है? लो स्पीड पर तो होती है, हाईवे ट्रैफिक में आप धीमे धीमे चल रहे तब भी होती है। लेकिन जैसे ही आपको फास्ट चलाने का मौका मिला, फिर ट्रैफिक खुला, सीधा खुला खुला रास्ता मिल गया, भगा ली गाड़ी, तो आपकी हीट एकदम गायब हो जाती है। रेडिएटर एक्टिवेट हो जाता है और जल्दी आपको ठंडक महसूस करा देता है, मतलब गर्मी से दूर कर देता है, तो आपको अच्छा महसूस होने लग जाता है। तो हीटिंग इशू ऐसा जो इतनी ज़्यादा नहीं है, अनलेस आप बहुत देर तक के लो स्पीड पर चलने लगो या ट्रैफिक में चलने लगो। सिटी राइडिंग के लिए तो मैं प्रेफर ही नहीं करूँगा ये गाड़ी को ज़्यादा। गाड़ी के लुक्स के बारे में बात करूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है बाइक। लुक्स के मामले में भी थोड़ी सी डिफरेंट है, वो पता चल जाता है। लो हाइट है, छोटा सा प्यारा सा लुक है, इंजन बड़ा बड़ा सा लगता है, क्लिप ऑन हैंडल बार की वजह से भी अच्छी लगती है, और क्रूज बाइक का लुक है तो ये कैफे रेसर। ओवरऑल जो स्टाइल है इसका पता चल जाता है, थोड़ी सी अलग लग भी रही है, चलाते वक्त भी अपनी राइट पोजीशन जो है आगे लीन होते हुए वो भी बढ़िया प्यारी लगती है। तो कैफे रेसर का लुक सबको अट्रैक्ट करता है। जहाँ जहाँ आप रोकोगे वहाँ पे आपको मजा आएगा, लोग नोटिस करेंगे, और साथ चल रहे राइडर्स भी आपको नोटिस करेंगे। अगर आप किसी गांव के पास चला रहे हो तो आसपास के छोटे छोटे राइडर्स, घाट में चला रहे हो धीमे धीमे, तो कार वाले और बाइक वाले सब आपको नोटिस करेंगे। उससे भी बेहतर तब लगता है जब आप राइडर गियर, ग्लव्स पहनकर निकले हो, बूट्स बड़े बड़े पहने हुए हैं आपने, राइडर जैकेट और बूट्स तो बहुत अच्छे लगते हैं, और साथ में इतना बड़ा बैकपैक भी लगाया हुआ, तो प्रो राइडर लगते हो और बहुत बढ़िया लुक आता है। गाड़ी के साथ में एज अ राइडर भी आप बहुत बढ़िया लगते हो। भैया आमचा हिंडा दादरा तो मग गिळा देतो आणि उठे तो मर्यावाला दादा जाते
मर जाए। दादा कम बच्चे हैं, अभी सबको संभालना पड़ता है, ऐसे थोड़ी जान देंगे। नहीं, अरे तू भी कह सका है ना, अब जानबूझ आएगा और सामने से मैं भी क्या करूँ। दादा की हंसी एक नंबर है। हाँ भैया, बेचारे टाइम पास के लिए। अच्छा, अरे क्या लाना ले जाना है यार भैया, बातों में तो दम होना। ये तो रह जाते यार भैया, वही तो को लाना ले जाना नहीं है, पूरा सारे संसार वही रास्ता जाना है, वही रास्ता जाना है, हाथ पसारे चल जाना है। सही बात है। यह माया तरवर की छाया नारद मुनि ने पार नहीं पाया, 14 भवन फिर आया, फिर भी हाथ में डोल है। क्या बात। अहंकार पाप को मोल है पे भैया, वाह वाह, बिल्कुल। हाँ, मजा आ तो गया, बिल्कुल यही पूरी साथ- थकान निकल गई। साथ प्रेम भाव यही जाना है साथ में। पूरी थकान निकल गई। हाँ, कुछ जाना नहीं है भैया। या माया ठगोरी, सीता जी का रावण न चोरी, फिर जुझा कुटुंब परिवार लजाया, कुल अहंकार पाप को मूल है। अरे राम 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 राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम भैया। अब बात करते हैं पब्लिक रिएक्शन और को राइडर रिएक्शन की। जब भी मैं गाड़ी को सिटी स्ट्रीट पर चलाता हूँ, हाईवे पे चलाता हूँ, या फिर ब्रेक पॉइंट्स के लिए रेस्टोरेंट में रुकता हूँ, कभी पानी पीने के लिए रुकता हूँ, कभी किसी सिटी में ट्रैफिक सिग्नल पे रुकता हूँ, या लो स्पीड पर चला रहा हूँ ट्रैफिक में या घाट सेक्शन में, लोग बहुत नोटिस करते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बाइक का लुक और राइडर का लुक जो है टुगेदर बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करता है। तो लुक के बारे में जब मैंने बताया था, तो एक्चुअल में ना अटेंशन सेवी है ये बाइक, तो काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है। बाइक थोड़ी डिफरेंट लगती है, और अपन इतना सारा सामान लेके चलते हैं, अपन भी डिफरेंट लगते हैं, एक टूरिंग राइडर लगते हैं, तो लोगों को बहुत पसंद आता है वो चीज़। क्लाइमेट हीट इश्यूज़ और रेन इश्यूज़ भी एक अलग चीज़ है। मैंने ना लास्ट ईयर 2022 में राइड किया था पुणे मुंबई रूट पर, तो तब बारिश हो रही थी बीच बीच में। तो अब अच्छी बात ये है कि मेरे पास जो रॉयल एनफील्ड का राइडर जैकेट है, प्रोटेक्टिव वाला CE लेवल 2 है शायद ये, तो इसके ना बैक साइड में ही एक छोटा सा पॉकेट दिया हुआ है, जहाँ पर उसका रेन कोट यानी कि रेन लाइनर वो लगा रहता है हमेशा। तो जब मैं कभी लॉन्ग रूट पर जाता हूँ राइडिंग करने के लिए, तो वो लेकर ही चलता हूँ, और थोड़ा सा पैडिंग भी महसूस करवा देता है वो। तो बीच में कभी भी कहीं बारिश हुई, जल्दी से गाड़ी रोकी, उतरे, अपना रेन लाइनर जो है वो पहन लिया, और वापस अपन राइडिंग पर निकल गए। इसमें थोड़ा सा नुकसान ये होता है कि जब रेन नहीं है तो अपने को गर्म लगने लग जाता है, क्योंकि सारी ब्रीदेबिलिटी जो है राइडर जैकेट की वो ख़त्म हो जाती है रेन लाइनर की वजह से। तो वापस जब अपने को अच्छी हवा लगने लगती है और बारिश नहीं हो रही होती, तो उसको उतारने का बड़ा मन रहता है। साथ साथ में रेनकोट की एक पैंट अलग से मैंने परचेस कर ली, ताकि ऊपर तो रेन लाइनर पहन लिया, नीचे भी अपन प्रोटेक्टेड रहे, पानी से बचे रहे। तो वो भी रेनकोट के जैकेट के साथ में ही रखा रहता है पीछे की तरफ में। ईजिली मैं उन दोनों चीज़ों को कैरी कर लेता हूँ। अब जब राइडिंग करते वक्त मेरे को देखता हूँ कि यार गीला रास्ता है, बारिश हो रही है, तो क्या स्लो चलाना पड़ेगा, तो मैं तो किसी को रेकमेंड नहीं करता कि फास्ट चलाओ गीले रास्ते पर मैं ये गाड़ी के वजन पे और इसके राइड डायनेमिक्स पे काफ़ी ज़रा भरोसा करने लगा हूँ, और कंट्रोल मेरी काफ़ी अच्छा हो चुका है। तो मैं ना इसको चला लेता हूँ, भगा के भी चलाता हूँ। 100-120 भी चलाकर देखा है बारिश के मौसम में मैंने इसको। और अभी जब मैं अप्रैल में राइड कर रहा था इंदौर से नागपुर वापस, तभी भी अचानक से बहुत तेज़ तूफानी हवाएं, बारिश चालू हो गई थी। हवाएं जब आ रही थी, मुझे लगा सब लोग रुक रहे हैं, मैं भी रुक जाऊँ। फिर मैं थोड़ी देर रुका, रेनकोट पहना और निकल गया बारिश में चलाने के लिए। तब रियलाइज़ किया कि बहुत ही बढ़िया वजन और बहुत बढ़िया स्पीड है गाड़ी की, आराम से इसको हाई स्पीड पर चला सकते हैं अगर हाईवे अच्छा है तो। और बस अपनी कंट्रोलिंग अच्छी होनी चाहिए, सामने विजिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, और हमें ब्रेकिंग करते आना चाहिए। पैनिक ब्रेकिंग तो ऑब्वियसली कोई करना नहीं चाहेगा ऐसे रास्तों पर, लेकिन चलो रोड अच्छे हैं और दूर दूर तक नज़र आ रहा था, तो मैं चला रहा था। बीच बीच में तूफानी हवाएं आ रही थी, ऐसा लगा था बाइक हिलेगी, थोड़ी स्पीड पे ड्रैग क्रिएट हो रहा था, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस खास हिला नहीं, और मैं बस बाइक को लेकर चलाता रहा। बाद में जब घर पहुंचा तो पता चला उन तूफानी हवाओं ने मेरी पार्किंग तक डैमेज कर दी थी। वो आपको वीडियो के एंड में मैं दिखा दूंगा। बट ओवरऑल मैं कहूँगा कि बहुत से जितने भी वेदर है, क्लाइमेट अलग अलग होता रहेगा, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। इस बाइक को लेकर आप चल सकते हो, बस आपको अपने आप को प्रिपेयर रखना है। प्रिपरेशन से याद आया, जब मैं ट्रिप प्लानिंग करता था मैं क्या क्या चीज़ें कैरी करता हूँ। सबसे पहले तक बहुत बढ़िया बैग मैंने ले रखा है डीकैथलॉन का, वो मैंने आपको दिखाया था। डीकैथलॉन का बैग जो मैंने ले रखा है उसको मैं यूज़ करता हूँ। सारी की सारी जो ज़रूरी चीज़ें हैं, कपड़े हैं, वो ले लेता हूँ। थोड़ा सा खाने का सामान ले लेता हूँ, बहुत ही छोटे क्वांटिटी में। और इसके अलावा पानी की बोतल मैं कभी कैरी नहीं करता बाइक पर, क्योंकि रास्ते भर में मैं रुक रुक के पी सकता हूँ। पानी का वजन मैं कैरी करना नहीं चाहता, और बार बार बोतल निकालने के लिए मुझे बैग खोलना नहीं पड़ता। मैं बैग और हेलमेट पहने रखता हूँ, बस जहाँ पे भी पानी मिल गया छोटी सी किसी शॉप पे, वहाँ रुक करके मैं पानी की बोतल लूँगा, हेलमेट थोड़ा सा ऊपर करूँ या निकाल लूँ और पानी पी लूँ, तो सब कुछ खोलना नहीं पड़ता है। वो ज़्यादा कन्वीनियंट मुझे लगता है। फिर इसके अलावा मैं कोई खास टूल्स वगैरह कैरी करता नहीं, क्योंकि मुझे इस बाइक में ऐसा ज़रूरत लगती नहीं। कोई लोकल
गैराज वाला भी अपने पाने पेंची से इस गाड़ी की छोटी मोटी चीज़ें सुधार सकता है, जो मैं अगली ट्रिप में आपको दिखाऊंगा। अभी पुणे मुंबई के टाइम पे जो मेरा साइलेंसर गिर गया था बाइक का, तो ऐसे बहुत ज़्यादा प्रिपेयर नहीं रहना पड़ता, नॉर्मल थोड़े 2-3 दिन के कपड़े और सॉक्स, रुमाल एक्सेट्रा थोड़े से एक्स्ट्रा के, और थोड़ी कैरी बैग्स में प्लास्टिक की पॉलीथीन वगैरह और कैरी कर लो। ऐसी थोड़ी बहुत नॉमिनल चीज़ें कैरी कर लेता हूँ। पानी नहीं कैरी करता, खाने के लिए फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स थोड़े से कैरी कर लेता हूँ। तो बहुत लो लेवल पर प्रिपेयर रहता हूँ, बट मेजर मेरा फोकस इस बात पर रहता है कि गाड़ी का जो हेल्थ है वो बढ़िया रहे, टायर में प्रेशर अच्छा हो, फ्यूल टैंक जो है वो भरा हुआ रहे एक दिन पहले से, ताकि सुबह सुबह निकलो तो आपको कम से कम 2 घंटे तक रिफिल करने की ज़रूरत ना पड़े। इस तरह के प्रिपरेशंस मेरे रहते हैं। मिडिल ब्रेक्स के बारे में भी एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। जो आप फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी अच्छी रखना पड़ता है, क्योंकि आप राइड कर रहे हो तो आप थकोगे, आपकी बॉडी थकेगी। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा आपकी जो फ्रीक्वेंसीज है ब्रेक लेने की वो बढ़ेगी। तो जैसे आप सुबह सुबह निकले 5 बजे, तो हार्डली आप आधे 1 घंटे के बाद में छोटा सा ब्रेक लोगे, उसके बाद में आपकी बॉडी अडेप्ट करने लग जाती है इस सफ़र के साथ में, कि अब आपका घर का कंफर्ट खत्म, अब आप राइड करने वाले हो, दिन भर राइड करने वाले हो, तो बॉडी अडेप्ट कर लेती है। फिर आप 1 घंटा 2 घंटा ब्रेक नहीं लेते हो, उसके बाद में धीरे धीरे आपके ब्रेक्स बढ़ते हैं, खाना खा लेते हो तो आपका वजन बढ़ जाता है, थोड़ा सा धीरे धीरे सुस्ती आती है। फिर आपको आधे पौन घंटे में एक ब्रेक लगने की जरूरत पड़ती है, कभी कभी 1 घंटे में ब्रेक चाहिए होता है। आप 50 से 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर मैक्सिमम चला पाते हो उसके बाद में, और आपको ब्रेक्स चाहिए रहते हैं। और ब्रेक्स बहुत लंबे लंबे नहीं चाहिए, कहीं भी रुके थोड़ा सा पैर स्ट्रेट कर लिया, थोड़ा सा आपने रोटेशंस कर लिया, एंकल रोटेशन, रिस्ट रोटेशन, थोड़े से आपने पीठ स्ट्रेट कर ली, और थोड़े से पैरों में काफ रिस्ट स्ट्रेच कर लिए, वो सब चीज़ें कर लेते हो तो आपको अच्छा फील होता है। तो इस तरह के छोटे छोटे ब्रेक जो है वो आप ले सकते हो, मैं भी लेता हूँ। और मैं वही बता रहा हूँ कि शुरू में कम ब्रेक लेता हूँ, एंडिंग में ज़्यादा ब्रेक लेता हूँ। गाड़ी में ओवरऑल माइलेज मुझे मिल जाता है लगभग 20 से 22 kmpl का। अच्छा, अब ये देखो तूफान ने मेरी गाड़ी की पार्किंग के कैसे ख़राब किया हुआ है। आगे चल करके एक दिन ऐसा भी आया था जब मेरी बाइक गिर गई थी, GT 650 इतनी भारी बाइक है 207 किलो की, ये मेरे स्कॉर्पियो के डोर पे गिर गई थी, तो डैमेजेस थोड़े से आ गए थे, बट PPF ने बचा लिया। अब अगले वाले वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं और क्या क्या हेडलाइट मॉडिफिकेशन, ऑक्स लाइट मॉडिफिकेशन करूँगा। टोटल 6 प्रोजेक्टर ऑक्स लाइट लगे रहेंगे और हेडलाइट बल्ब भी बदलूंगा। और मुंबई पुणे ट्रिप में भी जाऊँगा, वहाँ पर नया टायर भी मैं लगा के लेकर जाने वाला हूँ, ताकि और मेरी ग्रिप बढ़े और हैंडलिंग थोड़ी और इंप्रूव हो जाए। तो ऐसे सभी मेरे एक्साइटिंग वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन वाले रिव्यूज़ को देखते रहने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सारे वीडियो जो आपको आने वाले हैं उसको जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। और बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो आपने यहाँ तक देखा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड राइड सेफ।